अध्याय 10 हिस्ट्री क्लासिक्स शहरी एवं ग्राम्य जीवन। आनंद के सवाल। आनंद पटना जिला के एक गांव अम्बकपुर का रहने वाला है। इसके पिता बिहटा की चावल मंडी से कल ही चावल बेचकर आए हैं। आज सुबह सुबह उसके दादाजी धान काटने के लिए हंसुआ को धार दिलवाने लोहार की भट्टी गए। साथ में आनंद भी गया था। उसने भट्टी और लोहार को देखकर पूछा, क्या लोहे के औजार के बिना आपकी खेती नहीं हो सकती? दादाजी, क्या आप मुझे बताएंगे कि खेती करने में लोहे का उपयोग कब से शुरू हुआ? तभी आनंद की नज़र भट्टी पर आए उसके शिक्षक पर पड़ी। शिक्षक ने तपाक से उत्तर दिया, मैं तुम्हें इसके विषय में कल ही वर्ग में बताने वाला हूँ। कृषि कार्य से जुड़े औजार। बच्चों, पिछले अध्याय में हमने पढ़ा है कि मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में मगध का साम्राज्य उत्कर्ष पर था। लोहे के प्रयोग ने कृषि एवं उत्पादन को बढ़ाया, जिससे साम्राज्य की समृद्धि बढ़ी। लगभग 185 ईसा पूर्व में अशोक के अक्षम उत्तराधिकारी एवं उनकी प्रशासनिक कमजोरियों की वजह से मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया और उसकी एकता छिन्न भिन्न हो गई। परिणाम स्वरूप देश के अंदर कई छोटे बड़े राज्य अस्तित्व में आ गए। मगध में शुंग वंश एवं कर्ण वंश, दक्षिण में सातवाहन वंश एवं कलिंग में खारवेल राजवंश के शासन की शुरुआत हुई। इस समय भारत में विदेशियों के भी कई आक्रमण हुए। पश्चिमोत्तर तथा उत्तर भारत के कई क्षेत्रों में हिंदी यूनान का शासन स्थापित हुआ। तत्पश्चात मध्य एशियाई शासकों का शासक रहा। उसके बाद कुषाण वंशों के शासकों ने यहाँ शासन किया। इसके विषय में हम विस्तार से अगले अध्याय में पढ़ेंगे। यद्यपि लगभग 200 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक भारत में लगभग राजनीतिक परिवर्तन हो रहे थे, फिर भी यह काल कृषि एवं उद्योग के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हुआ। इस काल में कृषि का प्रसार, नए शहरों का विकास तथा उद्योग एवं व्यापार के अभूतपूर्व प्रगति हुई। एक तरफ व्यापारियों ने उपमहाद्वीप के अंदर स्थल मार्ग की खोज की तो दूसरी तरफ पश्चिम एशिया, पूर्व अफ्रीका तथा दक्षिण पूर्व एशिया के रास्ते भी खुले। इस अध्याय में आप मौर्योत्तरकालीन कृषि एवं व्यापार का अध्ययन करेंगे। तत्कालीन भारत के व्यापारिक मार्ग। खेती का विकास। खेती के विकास में लोहे के औजार का विशेष महत्व रहा है। वैसे तो आप पढ़ चुके हैं कि खेती का प्रारंभ हजारों वर्ष पहले लोगों ने शुरू कर दिया था, लेकिन उत्पादन इतना अधिक नहीं होता था कि उसे लोग बाजार में जाकर बेच सके और अपनी अतिरिक्त ज़रूरतों को पूरा कर सके। मौर्य काल में लोगों के द्वारा जो लोहे के औजार बनाए गए, उससे खेती का काम तेजी से होने लगा। मौर्योत्तर काल में भी इसके विकास का क्रम जारी रहा। लोगों ने लोहे के कुल्हाड़ी से जंगल को साफ कर जमीन को खेती के लायक बनाया। लोहे के फाल से खेतों की जुताई आसानी से गहराई तक की जाने लगे। ऐसा नहीं था कि पहले खेती के लिए जंगलों को साफ नहीं किया जाता था, लेकिन लोहे की जगह लकड़ी, पत्थर और कांसे के औजारों का प्रयोग होता था। खेती के विकास में लोहे का औजारों के साथ साथ अधिरोपण तकनीकी का भी विशेष महत्व था। लेकिन जैसे धान का बीज तैयार कर पुनः रोपने से उत्पादन में कई गुना वृद्धि, सिंचाई की व्यवस्था,
हमारे यहाँ खेती शुरू से ही मानसून पर निर्भर है। अगर वर्षा होती है तो खेती होगी, अन्यथा सूखा का सामना करना पड़ेगा। ऐसी ही परिस्थितियाँ होती थी। अतः खेती के लिए सूखे से निपटने हेतु प्राचीन काल से ही प्रयास जारी है। उत्तर वैदिक काल में घटी यंत्र के प्रयोग रेहट का वर्णन है। यद्यपि सिंचाई हेतु नगरों, कुओं, तालाबों और कृत्रिम झीलों का उपयोग मौर्य काल में भी होता था, लेकिन उसके समय के शासकों ने इसमें उत्तरोत्तर विकास किया, जिससे उत्पादन में वृद्धि हुई। सुदर्शन झील के बारे में। सुदर्शन झील का निर्माण सर्वप्रथम चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। यह गुजरात में स्थित है। इस झील से सिंचाई के लिए नहरें निकाली गई थी, लेकिन 400 साल बाद आए भूकंप तूफान के झट से इसके तटबंध टूट गए और इसका सारा पानी बह गया। इसकी जानकारी हमें दामन नामक शासक के एक अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। इस अभिलेख से यह पता चलता है कि रुद्रदामन ने इसे दोबारा बनवाया। इस झील के तटबंधों को पहले से की अपेक्षा 3 गुना अधिक मजबूत बनाया गया। रुद्रदामन अपने अभिलेखों में यह भी जानकारी देता है कि इसके मरम्मत कार्य के लिए कोई अतिरिक्त कर या बेगार नहीं लिया गया। सारा खर्च सरकारी खजाने से किया गया। पुनः यह 300 वर्षों बाद टूट गया, जिसको बनवाने का कार्य बाद के गुप्त वंश के शासक स्कंदगुप्त ने किया। आप अपने शिक्षक की मदद से यह चर्चा करें कि आपके इलाके में सिंचाई के कौन कौन से साधन उपयोग में आते हैं। क्या वे किसानों के खेती की सिंचाई करने में पूर्ण रूप से सक्षम है? क्या सिंचाई के उस साधनों से किसान संतुष्ट है? खेती के विकास के फायदे। सिंचाई एवं औजारों के प्रयोग से अनाज का उत्पादन बढ़ा, लोगों को खेती के कार्य में रोजगार मिला और साथ ही साथ उनकी मजदूरी भी बढ़ी। राजाओं द्वारा सिंचाई का प्रबंध किए जाने से एवं उत्पादकता बढ़ने से उन्हें पहले की अपेक्षा अधिक राजस्व प्राप्त होने लगा। राजा को अधिक धन की प्राप्ति ने उसे महल बनाने, सेना रखने एवं किला बनाने के लिए साधन उपलब्ध कराए। अधिक उत्पादन ने उद्योगों को भी प्रोत्साहन दिया। व्यापार का विकास इनका एक प्रमुख परिणाम था। व्यापार। इस काल में व्यापार एवं वाणिज्य का विकास बड़े पैमाने पर हुआ। व्यापार की प्रगति के लिए मौर्य काल में ही कई स्थल मार्गों का निर्माण एवं विकास किया गया था। पाटलिपुत्र से तक्षशिला तक, पाटलिपुत्रा से ताम्रलिप्ति, बंगाल को जोड़ने वाली सड़कें स्थलीय व्यापार के महत्वपूर्ण साधन थे। मौर्योत्तर काल में दक्षिण भारत में व्यापारिक मार्गों का विकास हुआ। कुछ व्यापारिक मार्ग मध्य एशिया और पश्चिम एशिया के बीच भी जुड़े हुए थे। उत्तर पश्चिम भारत में हिंदुस्तानी शक, कुषाण आदि शासकों के राज्य स्थापित होने से उपमहाद्वीप का पश्चिम एवं मध्य एशिया से घनिष्ठ संबंध स्थापित हुआ। मध्य एशिया से भारत होते हुए एक व्यापारिक मार्ग गुजरता था, जो चीन को रोमन साम्राज्य के पश्चिमी प्रांतों से जोड़ता था। यह रेशम मार्ग था, क्योंकि चीन से होने वाला रेशम का प्रयोग प्रायः इसी मार्ग से होता था। रोमन साम्राज्य से होने वाले व्यापार का एक बड़ा भाग इन्हीं क्षेत्रों से जुड़ा हुआ था। रोम भारत में निर्मित विलासिता की सामग्री जैसे रेशम, मसाला, मोती, हाथी दांत से बने आभूषण आदि का एक बड़ा ग्राहक था। संगमकालीन व्यापार। दक्षिण भारत में 2री शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 3री शताब्दी तक का काल संगम काल के नाम से जाना जाता है। इस दौरान दक्षिण भारत में व्यापक व्यापार वाणिज्य के प्रमाण मिलते हैं। संगम साहित्य के अनुसार यहाँ की भूमि काफ़ी उर्वर थी। पर्याप्त मात्रा में अनाज, फल फूल, मसाले, मांस एवं मछली यहाँ के लोगों को उपलब्ध थे। कृषि से
प्राप्त राजस्व आय का प्रमुख स्रोत था, लेकिन आंतरिक एवं विदेशी व्यापार संगमकालीन की समृद्धि का मुख्य कारण था। कई बंदरगाह वाले शहर व्यापार के केंद्र थे, जिनमें पुहार भी एक था। सर्वाधिक लाभप्रद समुद्री व्यापार दक्षिणी भारत से होने वाले रोमन व्यापार था। दक्षिण भारत के तीनों राजवंश के शासकों चोल, पांड्य और चेर ने संगमकालीन व्यापार को काफ़ी उन्नत बनाया। संगम काल का तात्पर्य कवियों की सभा से है। दक्षिण भारत का शासक समय समय पर तमिल कवियों की सभा आयोजित करवाते थे। इन कवियों का काम ऐसे साहित्यों की रचना करना था जिससे तत्कालीन अर्थव्यवस्था, व्यापार तथा वाणिज्य एवं शिल्प आदि की जानकारी सभी को मिल सके। इनके द्वारा लिखे गए साहित्य से हमें सुदूर दक्षिण में 3 प्रमुख राज्यों पांड्य, चोल एवं चेर के उद्भव और विकास का विवरण प्राप्त होता है। पुहार की व्यापारिक गतिविधियां एवं अवलोकन। पुहार संगम काल का काफ़ी सुविधाजनक बंदरगाह था जो भारत के पश्चिमी तट पर स्थित था। यहाँ विदेशों के माल लेकर आने वाले बड़े बड़े जहाज भी बिना पाल उतारे ही तट पर आ जाते थे। विदेशों से आयात होने वाली बहुमूल्य सामग्री गोदीबारे डॉकयार्ड पर उतारी जाती थी। विदेश से व्यापार के कारण पुहार के लोग काफ़ी धनी हो गए थे। इस नगर में अनेक ऊंचे ऊंचे और भव्य भवन थे। ये भवन कई मंजिल वाले थे। इनमें अलग अलग कक्ष थे। प्रत्येक भवन में गलियारे, बरामदे तथा अनेक कमरे होते थे। इन भवनों के ऊपर धनी व्यापारियों का परिवार था और नीचे मंजिल का उपयोग व्यापार के लिए होता था। समुद्र तट पर स्थित व्यापारी जहाज़ों पर ध्वज लहराते थे। इनके साथ विभिन्न रंगों के झंडे भी होते थे जो जहाज़ों पर लदे विशिष्ट प्रकार के माल तथा फैशन प्रस्तों के लिए उपयोगी सामान का एक प्रकार का विज्ञापन करते थे। क्या आपके गांव या शहर के व्यापारी भी इतने ही समृद्ध होते हैं जितने पुहार के व्यापारी थे? इनकी समृद्धि क्या कारण था? संगमकालीन भारत के तटीय शहरों टोंडी, मुजरिस, पुहार, अरिकामेदु में यवन व्यापारी काफ़ी संख्या में रहते थे। ये लोग बोतल में शराब, विभिन्न प्रकार के दीपक एवं सोना लाते थे। इसके बदले ये लोग काली मिर्च एवं अन्य मसाले तथा समुद्र एवं पर्वत के प्राप्त दुर्लभ वस्तुओं को यहाँ ले जाते थे। यहाँ हुई खुदाई में रोमन सुराहियों के टुकड़े, रोमन ताम्र सिक्के तथा ग्रेफाइट के चट्टानों वाले काले एवं लाल मिट्टी के बर्तन मिले हैं, जिनसे हमें भारत का रोम के साथ व्यापार की जानकारी मिलती है। भारत द्वारा निर्यात किए गए सामान के बदले बड़ी मात्रा में सोने एवं चांदी के सिक्के भी यहाँ आते थे। विनिमय के साधन सिक्के। व्यापार वाणिज्य के विकास के साथ विनिमय लेन देन के साधन के रूप में सिक्कों का प्रचलन बढ़ा। आप पिछले अध्याय में संपत्ति और समृद्धि के प्रतीक के रूप में गाय को देखे होंगे। पहले व्यापार में वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी, लेकिन अब सिक्कों के आधार पर संपत्ति का मूल्यांकन किया जाने लगा। पहले असमान भार वाले तथा अमानकीकृत आहत सिक्के का उपयोग किया जाता था, परंतु मौर्य काल के बाद भारत में आंतरिक और बाह्य व्यापार का व्यापक विकास हुआ। हिंदी यूनानी शासकों ने सोने के सिक्कों को भारत में पहली बार जारी किया। हिंदी यूनानी आहत सिक्के। चांदी या सोने के सिक्के पर राजकीय चिन्हों को आहत कर बनाए जाने के कारण इन्हें आहत सिक्के कहा जाता था। आहत सिक्के का चित्र यहाँ दिया गया हुआ है।
कुषाण शासकों के समय सोने और चांदी के सिक्के जारी किए गए तथा उनका प्रचलन व्यापारिक कार्यों तक ही सीमित था। इन शासकों के द्वारा दैनिक कार्यों के उपभोग के लिए तांबे का सिक्के भी प्रचलन में लाए गए। पुरातत्वविदों को इस काल के सिक्के बड़े पैमाने पर मिले हैं। इन सिक्कों से हमें उसके जारी करने वाली शासकों के समय व्यापार वाणिज्य एवं आर्थिक समृद्धि की जानकारी मिलती है। सिक्कों पर शासकों, देवताओं आदि के चित्र अंकित रहने से उस काल के कलात्मक विकास की भी जानकारी हमें प्राप्त होती है। कुषाण शासक के सिक्कों पर बौद्ध धर्म के चिन्ह अंकित मिलते हैं, अतः ये सिक्के उस समय भी कुषाण कालीन सिक्के, सातवाहन सिक्के, शक सिक्के और हिंद यवन सिक्के के चित्र। आर्थिक संपन्नता एवं धार्मिक मान्यता पर भी प्रकाश डालते हैं। शहर की समृद्धि एवं शहर विभिन्न गतिविधियों का केंद्र। व्यापार वाणिज्य के क्षेत्र में अत्यधिक विकास ने शहरों की समृद्धि बढ़ाया। जातक कथाओं से हमें जानकारी प्राप्त होती है कि किस तरह लोग व्यापार के माध्यम से आर्थिक रूप से संपन्न होते जा रहे थे। शहर कई गतिविधियों के केंद्र हुआ करते थे। वे शिल्प, कला, व्यापार, वाणिज्य, धर्म, शिक्षा आदि के केंद्र के रूप में विकसित थे। इस समय उत्तरी भारत के प्रमुख नगर थे तक्षशिला, कौशाम्बी, श्रावस्ती, हस्तिनापुर, मथुरा, वैशाली, पाटलिपुत्रा, उज्जैनी आदि। दक्षिण भारत में टग्गर, पैठन, धन्य, कटक, अमरावती, अरिकामेडु आदि महत्वपूर्ण शहर थे। पाटलिपुत्र विभिन्न गतिविधियों के केंद्र के रूप में हमें पाटलिपुत्र, पटना का उदाहरण ले सकते हैं। यह महाजनपद काल से ही अर्थात 6ठी शताब्दी ईस्वी से ही एक महत्वपूर्ण नगर रहा है। यहाँ यातायात के लिए दो तरफ से साधन उपलब्ध थे, जलमार्ग और स्थल मार्ग। उत्तर पश्चिम में तक्षशिला की ओर जाने वाला स्थल मार्ग पाटलिपुत्रा से ही होकर जाता था। दूसरी ओर जलमार्ग द्वारा ताम्रलिप्ति बंदरगाह तक यहाँ से रास्ता जाता था। यह बर्मा और श्रीलंका के लिए प्रमुख बंदरगाह था। शहर की चारों तरफ से किलेबंदी की गई थी। यहाँ बौद्ध भिक्षुओं को ठहरने के लिए कई संघाराम थे। वर्तमान पटना का भिकना पहाड़ी संभवतः किसी समय बौद्ध भिक्षुओं के ठहरने की जगह थी। पाटलिपुत्र राजकीय एवं लोक कला के प्रसिद्ध केंद्र के रूप में विकसित था। आसपास के किसान एवं पशुपालक अपने उत्पादन को बेचने शहर आया करते थे। पाटलिपुत्र हजारों वर्षों तक प्रशासनिक गतिविधि का प्रधान केंद्र बना रहा। यहाँ बड़े बड़े प्रशासनिक एवं सैन्य अधिकारी निवास करते थे। उच्च वर्ग के आय समूह के लोग होते थे। इनकी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए कई प्रकार की सांस्कृतिक गतिविधियां विकसित की गई। इन अधिकारियों द्वारा मठों एवं मंदिरों को दान दिया जाता था। प्रायः शहर के राजा रानी, बड़े बड़े अधिकारी, धनी व्यापारी एवं शिल्पकार दान देते थे। स्रोतों से जानकारी मिलती है कि यहाँ अस्त्र शस्त्र बनाने वाले, रथ बनाने वाले, रथाकार, सोनार, लोहार, बुनकर, बढ़ई आदि निवास करते थे। हमें उस समय के गांव के बारे में अपेक्षाकृत कम जानकारी प्राप्त है, क्योंकि उस समय के गांव की खुदाई पुरातत्वविदों द्वारा शायद ही हुए हैं। फिर भी अभिलेखों एवं तत्कालीन साहित्यों से हमें गांवों के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। मौर्योत्तर काल के सभी गांव एक समान नहीं थे। उन पर कहीं परिस्थिति एवं जलवायु का असर था तो कहीं सांस्कृतिक भिन्नता थी। पहाड़ी एवं वन्य प्रदेश के गांव दूर दूर बसे थे एवं उनकी जनसंख्या विरल थी, जबकि गंगा घाटी के गांव घनी आबादी से युक्त थे। उत्तर भारत एवं दक्षिण भारत के गांव की प्रशासनिक संरचना, स्थानीय प्रशासन थोड़ी भिन्न थी। आइए देखें गांवों का सामाजिक एवं प्रशासनिक स्तर कैसा था।
गाँव में सबसे प्रभावशाली व्यक्ति गांव का मुखिया होता था, जिसे ग्राम भोजक भी कहा जाता था। यह पद वंशानुगत होता था। इसके पास गांव से सबसे अधिक भूमि होती थी। ये खेती करने के लिए दास या गुलाम, जिन्हें बंधुआ मजदूर कहते हैं, रखते थे। ये राजा के लिए कर भी वसूलते थे तथा न्यायाधीश एवं पुलिस का भी काम करते थे। छोटे स्तर के किसान, जिनके पास अपनी भूमि होती थी, उसे गृहपति कहा जाता था। गांव के कुछ ऐसे लोग भी थे जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं होती थी, वे दूसरों की ज़मीन मजदूरी करते थे। इस तरह के लोगों में दास, कर्मकार, शिल्पकार आदि शामिल थे। दक्षिण भारत के बड़े किसानों को वेल्लार कहा जाता था। छोटे किसान उनवार कहलाते थे। भूमिहीन मजदूर वर्ग एवं दासों को कैडेसियार और आदिमई कहा जाता था। अधिकांश गांव जो बड़े बड़े होते थे, उनमें लोहार, कुम्हार, बढ़ई तथा बुनकर जैसे शिल्पकार भी होते थे। मौर्योत्तर कालीन भारत के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में कई तरह के वस्तुओं का उत्पादन किया जाता था। कश्मीर, कोसल, विदर्भ, कलिंग हीरो के लिए विख्यात था। मगध वृक्ष के रेशों से बने वस्त्रों के लिए और बंगाल मलमल के रेशों से बने वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था। कपड़ों के उत्पादन के लिए उत्तर में काशी एवं दक्षिण में मदुरै प्रमुख केंद्र था। यहाँ महिलाएं भी काम करती थी, विशेषकर सूत काटने का काम महिलाएं ही करती थी। इस काल में व्यापारी एवं शिल्पकार संगठित रूप से काम करने लगे थे। इनके अपने अपने संघ थे, जिन्हें श्रेणी कहा जाता था। श्रेणियों के द्वारा शिल्पकारों को प्रशिक्षण देने, कच्चा माल उपलब्ध कराने तथा तैयार माल का वितरण कराने का कार्य किया जाता था। श्रेणियां बैंक का भी कार्य करती थी। जमा धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था। लाभांश का कुछ हिस्सा पैसा जमा करने वाले व्यक्ति को दिया जाता था। इसका कुछ हिस्सा धार्मिक संस्थाओं के विकास के रूप में भी दिया जाता था। इस तरह हम देखते हैं कि मौर्योत्तर कालीन भारत में राजनैतिक अस्थिरता के बावजूद भी कृषि एवं व्यापार में इसकी अधिक प्रगति हुई। भारत यहाँ उत्पादित वस्तुओं एवं प्राप्त खनिजों को विदेशों में निर्यात करने वाला देश बन गया। इसी काम में भारतीय धर्म एवं संस्कृति का विदेशी धर्म एवं संस्कृति के साथ समन्वय स्थापित हुआ। परिणाम स्वरूप सुदूर पूर्व के देशों के कला एवं साहित्य भी इससे प्रभावित हुए। जातक कथा एक निर्धन की चतुराई। जातक कथाएं आम लोगों में प्रचलित थी, जिसका संकलन बौद्ध भिक्षुओं ने किया था। इस कथा में यह बताया गया कैसे एक निर्धन व्यक्ति अपनी चतुराई से और व्यापार के माध्यम से धनी बन जाता है। एक शहर में एक गरीब व्यक्ति था। उसके पास खाने के लिए पैसे नहीं थे। उसने एक मरा हुआ चूहा देखा। उस चूहे को उठाकर उसने एक दुकान के मालिक को एक सिक्के में उसकी बिल्ली के लिए बेच दिया। दूसरे दिन बड़ी जोरों की आंधी आई। वहाँ के राजा का बगीचा टहनियों एवं पत्तों से भर गया। राजा का माली उसे साफ करने के लिए परेशान था। तभी इस व्यक्ति ने बगीचे में सफाई का काम माली से इस शर्त पर ले लिया कि बदले में माली सारी टहनियाँ एवं पत्ते उसे दे देगा। माली तुरंत तैयार हो गया। उसी समय पास में बहुत से बच्चे खेल रहे थे। व्यक्ति ने उन्हें मिठाई का लालच देकर टहनियाँ एवं पत्ते को बाहर रखने को कह दिया। देखते ही देखते बगीचा बिल्कुल साफ हो गया और टहनियाँ एवं पत्ते भी एक जगह जमा हो गया। तभी राजा का कुम्हार बर्तन पकाने के लिए ईंधन की तलाश में उधर से गुजर रहा था। उस चतुर व्यक्ति ने उन टहनियों एवं पत्तों उनके हाथ में बेच दिया, जिससे उसके पास कुछ पैसे इकट्ठे हो गए। उसके बाद उस व्यक्ति को एक चतुराई सूझी। उसने एक बर्तन में पानी लेकर घास काटने वाले 500 व्यक्तियों को पानी पिलाया। उसकी सेवा भक्ति देखकर घास काटने वाले ने उसे कहा, तुमने हमारी प्यास बुझाई है, बोलो हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। उस व्यक्ति ने जवाब दिया, मैं आपको तब बताऊंगा जब
जब मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता होगी। चतुर व्यक्ति ने उसके बाद एक व्यापारी से दोस्ती कर ली। उस व्यापारी ने उसको बताया कि कल 500 घोड़ों के साथ एक बड़ा व्यापारी शहर में आ रहा है। तभी उस व्यक्ति ने घास काटने वालों के पास जाकर कहा, कल तुम सभी मुझे एक एक गट्ठर घास दे देना और तब तक अपनी घास मत बेचना जब तक मेरी पूरी घास नहीं बिक जाए। इस तरह उस व्यक्ति के पास 500 गट्ठर घास जमा हो गए। जब घोड़े के व्यापारी का कहीं घास नहीं मिला तो उसने उस व्यक्ति से 1000 सिक्के में इसके सारे घास खरीद लिए। इस तरह देखते ही देखते अपनी चतुराई से वह निर्धन व्यक्ति धनी बन गया। बच्चों, आप बताएंगे घोड़ों का व्यापारी अपने 500 घोड़ों के साथ शहर क्यों आया होगा?